हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा 3 यूनिट को बेसिक के एक साथ कंबाइंड करके पढ़ेंगे। आज आपका रहेगा आईसीटी अर्थात इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा आपका रहेगा द पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। और तीसरा आपका जो टॉपिक है रहेगा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग ये जो बेसिक आपका इंडियन लॉजिकल रीजनिंग क्या है, वेस्टर्न लॉजिकल रीजनिंग क्या है, इसके एक साथ जोड़ करके पढ़ेंगे। पूरा उसमें क्या करेंगे, तीनों कंबाइंड करके आज समझते हैं। तो एक एक पहले यूनिट समझेंगे, हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट जो आपका रहेगा आईसीटी के बारे में बात करते हैं। अब आईसीटी में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा आपका जो रहेगा द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। ठीक। और तीसरा आपका जो यूनिट हम बात कर रहे हैं उसमें आपका रहेगा लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है। ये तीनों यूनिट को क्या करते हैं, एक अच्छे तरीके से समझते हैं। पहला जो इसमें आपका है आईसीटी में हमें क्या क्या पढ़ना है। कंप्यूटर बेसिक जनरेशन, शुरुआत कैसे हुई कंप्यूटर की, बेसिक चीजें कहां से इसकी शुरुआत हुई। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, दूसरे जनरेशन में क्या, तीसरे में क्या, और चौथे और पांचवें, इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से पढ़ेंगे इंटरनेट क्या है, जैसे लैंड क्या है, मैन क्या है, वैन क्या है, पैन क्या है। फिर नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपका टॉपिक रहेगा रैम और रोम में अंतर क्या है। फिर नेक्स्ट उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर क्या, हार्डवेयर क्या है, और उसके बाद इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ऑडियो कॉन्फ्रेंस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस। उसके बाद आपका रहेगा स्विच क्या है, मॉडेम क्या है, राउटर क्या है। ये बेसिक चीज जो सिलेबस में है वही बात करेंगे दोस्तों। बाकी हमें इस पे कंप्यूटर पूरा रिसर्च नहीं करना है, बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर हम क्यों पढ़ते हैं, कल आप प्रोफेसर बनेंगे, आप पढ़ाने जाएंगे, तो क्योंकि अब जो समय है अब वो बोर्ड का नहीं रह गया। अब जो बोर्ड है आपका डिजिटल बोर्ड होता है, तो कम से कम कंप्यूटर के बारे में इतनी नॉलेज होना चाहिए कि वीडियो कैसे एडिट करेंगे, वीडियो कैसे उसको आप जैसे दूसरे पास कैसे शेयर करेंगे, कैसे एक प्रकार से मेल करके आप भेज सकते हैं। तो कहने मतलब आपको इंटरनेट के बारे में जानकारी होना चाहिए। पीपीटी कैसे बनाएंगे, कैसे उसको आप पढ़ाएंगे, आज का जो दौर है। क्योंकि अब पहले क्या होता था, लोग ऐसे बोर्ड पे लिखते थे, एक एक करके समझाते थे। अब क्या हो गया, आप जो है ऑलरेडी जो है सब कुछ क्या होता है, पीडीएफ बना होता है, उसके बाद आप बताते चले जाते, समझाते चले जाते। इसीलिए हमें कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखना चाहिए। दूसरा जो आपका है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट इसमें आपका जैसे एमडीजी क्या है, एसडीजी क्या है, सीओडी क्या है, बीओडी क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इकोटोन क्या है। फिर उसके बाद आपका ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, हॉट स्पॉट क्या है, वेटलैंड क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। ये बेसिक क्या है आपके इन्वायरमेंट के पार्ट। लेथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है। उसके बाद आपका इन्वायरमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है। ये बेसिक चीज आपका क्या होता है, द पीपल एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की बात करता है। नेक्स्ट जो है आपका थर्ड की बात है लॉजिकल रीजनिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में आपका जो टॉपिक है एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट इसमें आपका आता है जैसे स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्या है, कोरोनेशन क्या है, डेनोटेशन क्या है, फॉर्मल फैलेसी क्या है, इनफॉर्मल फैलेसी क्या है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसमें डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है, डिडक्टिव में वैलिड क्या है, इनवैलिड क्या है, साउंड क्या है, अनसाउंड क्या है। नेक्स्ट उसके बाद आपका इंडक्टिव में आता है स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है, कॉन्जेंट क्या है, अनकॉन्जेंट क्या है। ये बेसिक चीज आपका डिडक्टिव इंडक्टिव की होता है।
एक एक चीज अभी सब समझेंगे, ये आपको बस एक समरी तरीके से बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है परमाणु क्या है। अब परमाणु के बारे में समझना है कि भाई अर्थपट्टी क्या है, किसी चीज का अर्थ कैसे, प्रत्यक्ष क्या है, शब्द क्या है, उपमाना क्या है, ये बेसिक पॉइंट को हम बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपका आता है इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में 2 पार्ट होते हैं, ऑर्थोडॉक्स, हेथोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स उसे बोलते हैं जो गॉड में या वेद में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। और हेथोडॉक्स वो होता है जिसमें गॉड में बिलीव नहीं करते, बल्कि वो पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टी की बात करते हैं, अर्थात तर्क और विज्ञान की बात करते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए आएंगे कौन कौन से ऐसे रिलीजन है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक, अजीविका, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका अगला टॉपिक आपका आता है अनुमाना, टाइप्स ऑफ अनुमाना। अनुमाना क्या है और टाइप्स ऑफ अनुमाना, जैसे व्याप्ति क्या है, हेत्वाभास क्या है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हेत्वाभास में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, जैसे आप पढ़े होंगे माइनर टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है, मेजर टर्म क्या है। इस शुरुआत में भी आपको मिलेंगे परमिसेस 1, परमिसेस 2 में हम स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें हम चेक करते हैं। उसी के आधार पे हम फिर क्या करते हैं, हेत्वाभास को अलग अलग इसकी ब्रांच में इसको डिवाइड किया गया, जिसमें आपका जिससे बाधित क्या है, विरुद्ध क्या है, सत्य प्रतिपक्ष क्या है, ये बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका ये लॉजिक और एक लास्ट इसमें आपका रहता है जो कि आपका वेन डायग्राम लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, ये सब पूरा क्या है, इतने टॉपिक हैं, एक एक करके समझते हैं। पहले शुरू करते हैं, हम बात करते हैं आईसीटी। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसमें हमें क्या पढ़ना है, कंप्यूटर की बेसिक जनरेशन। अब कंप्यूटर के जो है कंप्यूटर और बेसिक नॉलेज। अब बेसिक नॉलेज में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसकी जो आती बेसिक शुरुआत होती है जनरेशन पढ़ना। अब इसकी जनरेशन को जो बांटा गया दोस्तों, उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो जनरेशन है, इसका फर्स्ट जो जनरेशन वो आपका 1942 से और 1959 तक, ये फर्स्ट जनरेशन होता है। इसमें किस चीज की बात कहा गया, जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बनाया गया, बताते हैं 12 बाई 10 के कमरे जैसे था बड़ा सा, तो उसमें क्या होता था, बड़ा कंप्यूटर था, चार्ल्स बेबेज ने उसकी खोज की थी। और इस जनरेशन में पहली चीज किस चीज का प्रयोग किया गया, हमें वो चीज पढ़ना, क्या चीज लगाया गया था, तो उसमें लगा था आपका वैक्यूम ट्यूब। क्या लगा था, वैक्यूम ट्यूब बोलते थे उसको, ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब इसमें लगा हुआ था। दूसरा जो जनरेशन पूछता हूं कब से कब तक का, 1959 से लेकर के 1965 तक का, ऐसे करके समझ। अब इसमें क्या था, 1965 पूरा लिख देते, 1965। अब इस जनरेशन में क्या, ट्रांजिस्टर लगा था। ट्रांजिस्टर वो नहीं जो पुराने समय जो गाना बजा रहे, वो ट्रांजिस्टर होता था, एक अलग होता ट्रांजिस्टर, उसको बोलते थे ट्रांजिस्टर। इसका प्रयोग किया गया था। ये पूछता है बेसिक अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो फर्स्ट में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में क्या था, ट्रांजिस्टर, तीसरे में आपका क्या था, तीसरे में जो आपका 1965 से 1975, ये आपका इस जनरेशन में क्या था, आपका आईसी लगा था। तब और छोटा छोटा एक चिप बनने लगा आईसी। और फोर्थ जो आपका जनरेशन आता है, ये आपका 1975 से लेकर के 1988 तक। याद रखना है, कभी कभी जनरेशन के डेट भी सन भी पूछ सकता है। इसमें आपका VLSI, वेरी लार्ज इसको बोलते हैं, एक प्रकार उसको में क्या, जो आईसी इसको और छोटा कर दिया और इसका लार्ज लेवल में क्या कर दिया गया, चीजों को कनेक्टिविटी मतलब जैसे स्टोर करने का डाटा ऊपर गया। दूसरा लास्ट आपका पांचवा आता है 19
88 आज तक जो चल रहा है, इसको इसमें ULSI बस इतना याद रखना और ज़्यादा इसमें रिसर्च मत करना। बस क्या क्या चीज़ लगा था ये याद रखना। ये होता बेसिक कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बात करना, ठीक है। दूसरा जब जनरेशन हमें पूरा याद हो गया, हाँ चलो इसमें वैक्यूम ट्यूब था, इसमें ट्रांजिस्टर था, इसमें IC लगा, VLSI ULSI, ये बेसिक चीज़ हमें क्या हो गया पता चल गया। अब अगला पढ़ते इसमें कंप्यूटर में, अब इसके आता है जैसे आपका सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर। अब हार्डवेयर अगर मान लीजिए, अब हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट, आउटपुट डिवाइस, ये जो बेसिक चीज़ है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद अगला हम पढ़ेंगे इंटरनेट। अब एक एक करके भी समझाते हैं इंटरनेट, ठीक है। अब समझते पहले हार्डवेयर क्या होता है। आप कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हैं, CPU है, मॉनिटर है, मॉनिटर बोलते हैं, CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जितने कंप्यूटर से ICT के जितने पार्ट जुड़े हुए आप देखते हो। CPU के अंदर बहुत से पार्ट लगे होते हैं, उससे फैन लगा होता है, IC, मदरबोर्ड, अलग अलग पार्ट, एक CD-ROM होता है जहाँ पर कैसेट पहले रखते थे और आउटपुट इनपुट करते ओपन क्लोज होता था। अर्थात कहने का मतलब है कंप्यूटर के जितने आप पार्ट को छू सकते हो, देख सकते हो, उसी को बोलते थे हार्डवेयर, ठीक। दूसरा होता सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ऐसे समझो जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए मैं हूँ, अब मेरे शरीर में जो एनर्जी है, अब उसी एनर्जी कोई लोग सोल बोलते हैं, कोई आत्मा बोलते हैं, ये सारी चीजें क्या है, एक प्रकार से सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, जो हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, ये सारी चीजें कैसे चलता है, सॉफ्टवेयर के आधार पर। अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर किस काम का, अर्थात आदमी तो है, अगर उसके अंदर प्राण ही ना रहेंगे, आत्मा नहीं रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगा, तो आदमी तो डेड है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर की एक प्रकार से वो आत्मा है, जिसको आप ना तो देख सकते हो ना छू सकते हो, इसलिए उसका नाम बोला गया सॉफ्टवेयर। अगला हम जो इसमें टॉपिक पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जैसे आप कोई चीज इन करते हैं, उसको इन मतलब प्रवेश करते हैं, कैसे, कीबोर्ड के माध्यम से आप जैसे जब कोई टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो आप क्या करते हैं, CPU उसको क्या करता है, अपने पास रखता है इन करने का, फिर उसको फिर वो क्या करता है, आउटपुट करता है किस पे, मॉनिटर पे, जो स्क्रीन पे दिखता है। तो जो आपने कीबोर्ड के माध्यम से इंटर किया, तो कीबोर्ड क्या हो गया आपका, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड के माध्यम जो आपने किया वो इनपुट डिवाइस, और जो मॉनिटर पे चीजें दिख रही हो क्या है, आउटपुट डिवाइस। दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं। अगला, आपने माउस से कोई चीज, जैसे माउस से कोई चीज क्लिक किया, कोई भी चीज क्लिक किया, प्रिंटर दे दिया, तो माउस क्या हो गया आपका, इनपुट डिवाइस। और जो प्रिंटर पे जो आपका पेज जो है प्रिंट करके निकल रहा हो, क्या बोला जाएगा, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। फिर अगला है आजकल जैसे माइक्रोफोन है। आजकल लोग जैसे पॉडकास्ट बनाते हैं घर में बैठ के, तो छोटा छोटा माइक लगा लेते हैं, यहाँ पर जैसे लगा लेते हैं ऐसे, तो लगाने से उससे क्या करते हैं, इन करते हैं, बोलते हैं। लेकिन जब उस चीज को हम एक मोबाइल पे या बड़े बड़े कैमरे पे या जो साउंड लगा के जब हम सुनते हैं, देखते हैं या सुनते हैं, तो उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये चीजें हो गई। माइक्रोफोन जो है वो इनपुट डिवाइस, और जो आप बड़े स्पीकर पर चीजें सुनते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। अगला होता है आपका इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, इस आज के दौर में देखा जाए, अगर इंटरनेट ना हो, 2 दिन अगर आपका मान लीजिए मोबाइल रिचार्ज ना हो, इंटरनेट ना चले, तो आप बेचैन हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति अब इंटरनेट से इतना कनेक्टिविटी हो गया है, लोग अपने आप को काम से बिजी रखते हैं, मनोरंजन से भी बिजी रखते हैं, और देश दुनिया की सारी खबर भी सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, कहानियाँ भी पढ़ते हैं, और लोग पैसे भी कमा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा काम है। तो इंटरनेट एक ऐसा हो गया, आदमी का 90% देखा जाए तो पूरा जीवन इसी पे निर्भर हो गया। अब भाई आज के दौर तो इतना है नहीं, कोई किसी के पास बैठेगा उससे बातें करेगा, भाई सबको पैसा कमाना है, घर चलाना है। तो इसमें क्या बोला गया, इनपुट जो इंटरनेट है, इंटरनेट को इसके अलग अलग ब्रांच है, इसको बांटा गया है। कौन कौन सा,
एक होता आपका लैन, पैन, वैन, ठीक है, और मैन। ये बेसिक इसको 4 भागों में डिवाइड एक एक करके समझते हैं। लैन क्या होता है, पहले आप देखते होंगे लोग, जो लोकल कॉल होता था, एक मान लीजिए आपका किसी भी आप स्टेट में रहते हो, तो जो आपके स्टेट में भी एक मिनी छोटी छोटी सिटी होती थी। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है तो लखनऊ है, तो लखनऊ के एक प्रकार लखनऊ में ही जो बातें हो रही थी उसको बोलते हैं लोकल। बनारस के बनारस में बात हो, लखनऊ बनारस के बनारस में जो बात हो रही वो लोकल का, इसको बोलते थे लोकल, इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। एक प्रकार से लोकल में जो बात होती थी ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। अगला होता पैन। पैन होता था पर्सनल एरिया। अब जैसा कि पर्सनल के लिए लोग अपना इंटरनेट क्लाउड से, क्लाउड होता है इंटरनेट क्लाउड होता है, सर्वर अपना लेना, अपने तरीके से अपना चला। हर एक बैंक का जो सर्वर होता, बोलते हैं कि बैंक में जाओ तो बोलेंगे सर्वर डाउन हो गया। वो क्या है, बैंक अपना एक पर्सनल होता है, पर्सनल उसकी डाटा, पर्सनल उसकी क्लाउड, पर्सनल उसका इंटरनेट, ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला हम बात करते हो वैन। वैन होता है जो पूरी दुनिया को जोड़ रखा है। इंडिया जो भारत के अंदर है, इंडिया दैट इज भारत, भारत के अंदर जितने भी स्टेट है सब कनेक्टिविटी है। भारत के बाहर भी जैसे आप अमेरिका, अर्थात पूरी दुनिया से जो आप जुड़ गए उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। अगला बात करते हैं मैन। मैन मीन्स होता है मेट्रो एरिया नेटवर्क। अब जो आपका वही लोकल मतलब मेट्रो सिटी की बात कर रहा है, तो एक ऐसा समझ जाओ जो स्टेट में ही सिर्फ बात हो रहा है, ये स्टेट की बात हो रहा है, ये लोकल सिटी की बात हो रहा है, ये पर्सनल की बात करें, पूरी दुनिया को जोड़ दिया। ये आपको क्या कहलाता है, इंटरनेट के इतने भाग में उसको बांटा गया। बट इसमें कभी कभी पूछता है क्या, फुल फॉर्म पूछ सकता है, पैन का बताइए, वैन का बताइए, मैन का बताइए, ये बेसिक क्या करता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझ लिया कंप्यूटर में। अगला इसमें जो आप पढ़ते हो, अगला जो टॉपिक आपका आएगा कंप्यूटर में, हम पढ़ेंगे रोम और रैम में डिफरेंस क्या है, ये चीज याद रखना। देखिए दोस्तों क्या होता है, रैम और रोम में क्या फर्क है। रोम जो होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा 1600 से 1200 से पहले नोकिया मोबाइल जो आती थी, तो नोकिया में क्या करता था, ऐसे दो हाथ ऐसे ऐसे उसको मिलाते थे, ऐसे करके इधर से एक हाथ ऐसे आके मिलाता था। अर्थात वो क्या था, वो कंपनी का ऑलरेडी जो मोबाइल है उसका जो मदरबोर्ड है उसमें वो पहले से ऑलरेडी उसमें क्या करता है, बिल्ड है, उस पहले से ही सॉफ्टवेयर अपलोडेड है, वो कभी नहीं मिटेगा। वो तभी अगर मान लीजिए मोबाइल तोड़ भी दिया कितना, तब भी कहीं ना उसका पार्ट उसमें रहता। तभी लोग कहते नहीं कि ये जो मोबाइल है ये आपका हर दिन का जितना आप इस पर बात करते हो, जितना चीज़ आप रिकॉर्ड करते हो, ये सब अपने पास रखती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रोम में जाके एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सब शिफ्ट हो रहा है। और ये रोम क्या है, रोम एक ऐसी चीज़, कंप्यूटर बेसिक आधार है, इसमें पहले से ऑलरेडी सभी सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये जो रैम क्या होता है, रैम क्या करता है, जैसे आप मान लीजिए मोबाइल चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, ये सारी चीज़ें आपका छोटे छोटे जो ऐप है, ये क्या करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है, उसको चलाती है। कभी कल आप यूट्यूब चला रहे, बीच बीच में कोई वीडियो देख रहे थे, वहाँ आपने रोक दिया, बाद में आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, फिर उसको आप ऑन करते हैं तो देखते हो कि फिर से शुरुआत करके आपको देखना पड़ता है। रैम का काम क्या है, सॉफ्टवेयर जो छोटे जो आजकल जो ऐप है उसको काम करता है, वो चलाता है। ज़्यादा अगर ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे तो मोबाइल हैंग होने लगती है, तब उनका प्रोसेस ज़्यादा। इसीलिए कहते हैं कितने रैम के मोबाइल, बोलेंगे भाई 4 GB रैम है, बोले 8 GB रैम है या 28 GB रैम है। ये क्या है, रैम का मतलब आप बहुत से ज़्यादा इसमें ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मगर ये जो रोम क्या होता है, ये पूरी ऑलरेडी जिस कंपनी की मोबाइल बनी होती है, आप देखिए उसके बारे में बताती है, वो चीज़ें अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी डाटा के लिए रखती है। ठीक है, बस कहने का मतलब फ़र्क ये है, ये सॉफ्टवेयर को चलाती है, ये जो मोबाइल की कंपनी की चीज़ है उसको रखती है, लेकिन इसमें सब कुछ डाटा रहता है। ये जो है आपने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, इन्फॉर्मेशन देख लिया, लेकिन ये क्या करता है, आपको आजीवन, जैसे दिमाग है, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, यही समझो। अभी जो हम बात कर रहे हैं
जो भी सुन रहे हैं ये चेतने में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनकी बात है। लेकिन ये धीरे धीरे सेव हो रहा है किसे, सबकॉन्शियस बात, कुछ बात आप देखें अनकॉन्शियस में। जैसे अभी आप पूछे, मान लीजिए कोई 15 साल का बच्चा है, कोई 20 साल का बच्चा है, कोई 50 साल का व्यक्ति है, आप उससे अगर आप बात करो, पहले जैसे बात करो वो चेतना में जाएगा बात करते करते, लेकिन धीरे धीरे और उसके चले जाओ 20 साल पुराने चले जाओ तो सब कॉन्शियस, और पीछे तब तक वो अनकॉन्शियस में चला जाएगा, तब उसको अपने बचपन की सारी बातें याद आती रहती है। यही समझो, ये कॉन्शियस है, ये अनकॉन्शियस है, ये सब ये क्या करता है, चेतना है, ये अचेतन है, अवचेतन है, पुरानी से पुरानी चीज को अपने पास रख लेते हैं। और ये इसका काम भैया आप चलाते हो, इससे पेट्रोल डालो गाड़ी चलाओ, बस ये चीज है बस। और इसमें है क्या, उसके बाद कंप्यूटर में, उसके बाद इसमें आपका 2-3 टॉपिक और आता है कंप्यूटर में, जैसे मॉडेम क्या है और राउटर क्या है। अब जैसे आजकल लोग कनेक्शन लेते हैं, लगवाते भी हैं, तो मॉडेम जो होता है एक शहर में आप देखिए बड़े बड़े बिजली के जो खंभे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, खंभों के पास इसको बड़ा से बोर्ड होता है, उसी में सब कुछ तार ज्वाइंट करके लगा होता है, उसको बोलते हैं मॉडेम। उस मॉडेम में से फिर अलग अलग घर में सबकी कनेक्शन जाता है, वो जो कनेक्शन जाने के बाद एक छोटा सा इससे बड़ा सा लगा के देते हैं, उसको बोलते हैं राउटर। वो राउटर आपके घर में आप मान लीजिए 100 मीटर 150 मीटर में वो रेंज देता है, तो चलता है। मोबाइल कनेक्टिविटी कर सकते हो, लैपटॉप कनेक्टिविटी कर सकते हो, उसको बोलते हैं राउटर। इसके बारे में भी जानकारी रखना चाहिए कि मॉडेम क्या है, राउटर क्या है। मॉडेम जो होती है एक जगह स्थायी रूप से लगता है, लेकिन राउटर जो होता है वो अलग अलग कमरों में लगता रहता है, मॉडेम से ही चीजें फैल के जाती हैं। अब इसे पूछता है स्विच क्या है। स्विच मतलब होता है वो जो मॉडेम है, उस मॉडेम का भी एक कोई केंद्र होता है। जैसे कभी काल शहर में दंगा फसाद जब हो जाता है तो क्या करता है वो स्विच क्या है, जैसे दंगा फसाद हो गया, बोले भाई ये स्विच जो ऑन है ना इसको बंद कर दो, इंटरनेट सब शटडाउन बंद हो गया, इंटरनेट नहीं चलेगा, कनेक्टिविटी नहीं होगा। अब जैसे मोबाइल सब बंद हो जाए, इंटरनेट ही नहीं चलेगा, तो उनका क्या होता है एक स्विच बना होता है। हर एक जो इंटरनेट से सबका सिम से जुड़ा होता है, ना बात होगी ना कॉलिंग होगी, सब बंद हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि हमें बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि मॉडेम क्या है, राउटर क्या है, स्विच क्या है। ठीक है, बस और एक 2-3 टॉपिक इसमें और होता है कंप्यूटर में, जैसे आपका ऑडियो कॉन्फ्रेंस क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या है, मेल मर्ज क्या है। जैसे ऑडियो कॉन्फ्रेंस क्या होता है, आप जैसे बात करते हैं तो उसमें आप अपनी बात करें, फिर अपने दोस्त को ऐड कर लिया, अपने भाई को ऐड कर लिया, तो जो 2-3 लोग को आप एक साथ जोड़ करके बात करते हैं। जैसे आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंस में 4 लोग को ऐड कर लिया, बात कर रहे हैं, उसमें भी एक लिमिट होती है, कितने % आप जोड़ के बात कर सकते हो, 6, 5 जो भी है, इतना आप एक लिमिट आप क्या करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब ऑडियो वीडियोस के माध्यम से आप लोगों से बात कर सकते हो। उसी प्रकार से आपको होता है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या है, जैसे आपने मान लीजिए कोई लेटर लिखा कोई ऑफिस में, आप अपने लेटर को अलग अलग ब्रांचें पहुंचाना है, क्या करेंगे, उस ब्रांच का भी ईमेल आईडी होता है, उस ईमेल आईडी का आप क्या करते हैं ऐड करते हैं, सबको एक साथ जोड़ करके उसके बाद सेंड मारते हैं, तो आपकी ईमेल आईडी सबके पास पहुंच जाती है। बस ये बेसिक चीज़ इतना याद रखना, और बाकी कंप्यूटर के बारे में इतना ही जो जानकारियाँ हैं बेसिक चीज़ इतने ही रखोगे तो आपका क्वेश्चन ठीक ठाक बन जाता है। ये हो गया आपका ICT। अब बात करते हैं नेक्स्ट द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब द पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब क्या है, पहली चीज आपको तो समझना इसमें पड़ेगा ये हमें क्यों पढ़ना है। भाई आज के दौर में जिस पृथ्वी पे आप रहते हो, अगर ये पृथ्वी नहीं होती तो आप कहाँ रहते, क्योंकि हमारा जन्म यहीं पर होना है, यहीं पर मरना है, यहीं पर सब कुछ होता है, यही लोगों के लिए स्वर्ग है, यही लोगों के लिए नरक है, यही सब कुछ है। तो कम से कम इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, और हमारे आसपास जो भी पर्यावरण के पेड़ पौधे जीव जंतु हैं इनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब पहली चीज जब आप पर्यावरण पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में, इसमें लिखा द पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, तो अगर इन्वायरमेंट ठीक रहेगा तभी तो लोगों का विकास होगा, डेवलप होगा। अगर मान लीजिए आपके घर के आसपास पेड़ पौधे अच्छे रहेंगे तभी आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, पेड़ पौधे नहीं तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, आपकी उम्र घटेगी, आप बीमार रहेंगे, बार बार खांसते रहेंगे। तो कहने का मतलब हमें एनवायरनमेंट क्यों पढ़ना है, अब इस चीज़ को समझते हैं। इतना जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कल आप अध्यापक होंगे, प्रोफेसर होंगे, तो कम से कम
लोगों को जागरूक कर सके, बता सके, और अपने पर्यावरण के बारे में, अगर यही जिंदा है तो आप जिंदा हो, अगर ये नहीं तो आप नहीं। जैसे अभी 2024 में देखा जाए, जून का, जुलाई का जो गर्मी पड़ा, मई का, लोगों को मतलब कितनी तकलीफें उठाना पड़ा। तो चलिए अब शुरू करते इसमें हम पहले इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना होता है। देखिए इसमें टॉपिक पहला जो आपका इन्वायरमेंट, मान लीजिए अर्थ है, पूरी एक पृथ्वी है। अब पृथ्वी पे आप देखिए ध्यान से, 70% लोग बोलते हैं जल है, बाकी 30% कहते हैं स्थल है। ठीक है, लोग अपनी अपनी परिभाषा देते हैं। यहाँ पर एक आपका है, उसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर आपका जो है इसको बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका, ऐसे ही है। और ये आपका जो है पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंटल इसको बोलते हैं, अफ्रीका, ऐसे ही है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर रेड सी, और ये आपका अरब, उसके बाद बाकी ये यूरोप, उसके बाद ऐसे ऐसे यूरोप के बाद एशिया, ऐसे सारी चीज़ें कंट्री ऐसे बना, पूरा पृथ्वी ऐसे दिखता है। यहाँ पर ग्रीनलैंड और आइसलैंड करके है। ठीक है, और यही बगल में आपका मेडागास्कर। अब ये क्यों बना रहे हैं, इस चीज़ को समझना, पूरा बेसिक चीज़ समझना। ये जब पृथ्वी है तो पृथ्वी पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। पहली चीज़ जल, ये जो ऐसे ऐसे कर दो, ये पूरा हमें क्या देखने को मिलती है, जल है। ठीक है, अब ये जो जल है तो जल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। अगर जल है तो जीवन है। दूसरा ये जो आपको स्थल के रूप में दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक, तो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, और इसे पृथ्वी पे आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे बना देते हैं, ऐसे एक आवरण होता है, ऐसे घिरा होता है। ये जो अगर आवरण है, अर्थात इसे वायुमंडल इसको बोलते हैं। ये वायुमंडल को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडल है। इन्हीं तीनों के आधार पे जो है मानव इसी के बीच में है, और जो मानव है अर्थात उसको बोलते हैं चाहे एनिमल या प्लांट्स, क्या बोलेंगे, उस इन दोनों को जोड़ के बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, अब देखिए इसे बायोस्फीयर के जो है सभी को जोड़ दो, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर। उसके बाद इसी के हम बीच में क्या पढ़ते हैं, सबको अगर ऐड कर दो, इनको ऐड कर लिया, इनको भी ऐड कर लिया, इनको भी ऐड कर लिया, ये सब जोड़ करके जो नई पॉइंट आपको मिलता है फिल्टर करके, उसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। अब इसी बोलते हैं पर्यावरण। अब ये जो पर्यावरण में शुरुआत में लिखा होता है लिविंग पार्ट एंड नॉन लिविंग पार्ट। तो लिविंग पार्ट कौन से आपके आ जाएंगे, बायोस्फीयर के पार्ट आएंगे। और बायोस्फीयर में, जो बायोस्फीयर में क्या क्या आएंगे, इसमें आपका आएंगे एनिमल्स। अब कोई भी हो, कीट पतंगे, जीव जंतु सब इसमें आ गए। दूसरा इसी का पार्ट होता आपका प्लांट्स, मतलब पौधे, पेड़। तो जीव जंतु भी और पौधे, इन दोनों को मिला के बनता बायोस्फीयर। लेकिन जब हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे तो ये तो रहेगा ही, ये भी हमें जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। आज हमें क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इन्वायरमेंट के बारे में जब हम पढ़ते हैं, कहते हैं भाई ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये क्लाइमेट चेंज क्या है, ये डिजास्टर आप जो आपका मैनेजमेंट, गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसी बनाती है, आपदा प्रबंधन के लिए क्या क्या व्यवस्था करती है, ये कैसे लाया है, किस तरीके से लाया है, क्यों लाया है। अब इस चीज को बेसिक चीज समझते हैं कैसे। मान लीजिए ये हाइड्रोस्फीयर जो जल मंडल है, अब जल की मात्रा की एक अपनी पैमाना है, उसमें बोला 70% जल रहना चाहिए, अच्छी बात है। ठीक, 30% स्थल है, ठीक है भाई, ये भी बहुत जरूरी है। लोग कहीं 99, 79 अलग, एक बस समझने के तौर से आप समझिए। बायो के लिए बोला जीव जंतुओं की भी अपनी एक रेशियो होनी चाहिए। मान लीजिए चलो पूरा पृथ्वी पे
50% होना बहुत जरूरी है, ठीक है, दोनों मिला करके। लिथोस्फीयर जो पूरी पृथ्वी स्थल मंडल के रूप में मान लीजिए ये आपका 40% होना बहुत जरूरी है। बस अगर सब चीज अपने बैलेंस में, जैसे हमारी पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी जैसे आपकी है, हाथ पैर नाक, आपकी जितने भी पार्ट है, अगर सही रूप में है, सही काम कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी बैलेंस में है कि नहीं है, बैलेंस में है। अगर मान लीजिए आपके हाथ में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो शरीर में क्या होगा, पूरे शरीर को क्या होती है, नुकसान पहुंचती है, दर्द होगा, पेन होगा, ब्रेन अच्छा काम नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार से ये जो प्रक्रियाएं जो चलती रहती हैं, अगर हाइड्रोस्फीयर में कुछ प्रभाव पड़ा जलमंडल में, तो उसका इम्पैक्ट लिथोस्फीयर पर पड़ेगा, लिथोस्फीयर का इम्पैक्ट बायोस्फीयर पर पड़ेगा, बायोस्फीयर का इम्पैक्ट एटमॉस्फेयर पर पड़ेगा, एटमॉस्फेयर का प्रभाव जो है लास्ट में आपका इन्वायरमेंट पर पड़ेगा। ये पूरी कड़ी है, इसीलिए हमें इन्वायरमेंट की जो है बेसिक चीज, ये पूरा सिस्टम को पहले समझना बहुत जरूरी है। क्या क्या पहले, अगर ये 70 है तो 70 रहना चाहिए, 30 है तो 30 रहे, ये 50 है तो 50 रहना चाहिए, 10 है तो 10 है, या 50, जो भी सबका अपना अपना जो रेशियो उसी में रहना चाहिए। अब ये रेशियो बिगड़ता कैसे है, अब देखिए शुरुआत में, ये जो बायोस्फीयर में जो मानव एनिमल, ये जो ह्यूमन है, जो मानव है, जिस डाल पे बैठा उसी को काट रहा है। कैसे? प्रकृति ने उसके लिए नदी बनाई, झरना बनाई, सब कुछ दी, फल फ्रूट सब कुछ दिया, जीव जंतु भी दिया, खाने पीने सब कुछ उपलब्ध कर दिया, उसको ब्रेन दिया, लेकिन यही जो ब्रेन में एक सोचने समझने की ताकत दिया, इसने ही क्या कर दिया, पूरी कुदरत के साथ, पूरे नेचर के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया। अब जैसे कहीं पहाड़ को काट कर रोड बना रहा है, कहीं पहाड़ को तोड़ करके, अभी कल का न्यूज़ था, अरावली की जो है रेंज में लोग उसको माइनिंग करते, खुदाई करते। अब बताइए, जब अरावली को तोड़ वहाँ से सब चीज़ माइनिंग करते चले जाओगे अपनी सुख सुविधा के अनुसार, तो नेचर के साथ जब छेड़खानी करोगे तो प्रकृति क्या करेगी, उसको बैलेंस करेगी। जब भाई वो बैलेंस कैसे करेगी, कहीं या तो भूकंप आएगा, या तो ज्वालामुखी आएगा, या तो बाढ़ ज़्यादा आएगा, या तो सूखा पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट किसको झेलना है, इन्हीं महाशय जी को, ये मानव रूपी हम लोग हैं, हमें झेलना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई काम करो तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट तरीके से करो, तभी आपका ये जब पूरा चीज समझ जाओगे, तब आप पढ़ोगे द पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। क्या बोला गया, द पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तब यहीं पर आपके एक टॉपिक नई शुरुआत हो जाती है, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या बोला गया, SDG। और ये कब लाया गया, 2015 में इसको लाया गया था, इसका टारगेट 2030 तक। अभी क्या है, यही चीज के लिए लाया गया कि भाई ना तो आप एटमॉस्फेयर पे ज़्यादा प्रभाव पड़े, ना आपको बायोस्फीयर पर प्रभाव पड़े, ना आपको हाइड्रोस्फीयर पर प्रभाव पड़े, ना तो अगर ऐसा प्रभाव पड़ता रहेगा मानव क्रिया के द्वारा, तो अंत में मानव ही खुद परेशान होगा। तो उसको बैलेंस किया जाना चाहिए। उसको बोला गया कैसे, बोला एक योजना बनाई गई जिसका नाम है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 पॉइंट को इसमें रखा गया है। कैसे, देखिए कहते हैं कि पूरी दुनिया सबसे एक दूसरे से जुड़ी है। अब जैसे कोई व्यक्ति गरीब है, अगर गरीब व्यक्ति है, अब गरीब हो गया, हो सकता है उस लेवल तक पढ़ाई नहीं किया, हो सकता है बहुत से लोग पढ़े लिखे बिजनेस किया, बिजनेस में घाटा आ गया, तो हर कोई रीजन से व्यक्ति गरीब हो जाता है। तो उसके लिए सरकार होती है, संस्थाएं होती हैं, किस लिए होती हैं, उनको बचाने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया तो सरकार उनको बचाती है। बीच में एक खबर आई थी 2020 से 21 बात है, जब आपकी पंजाब नेशनल बैंक बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो गई, एक प्रकार से दिवालिया हो जाती है, जो कि सरकारी बैंक है। तो उसने क्या, सरकार ने क्या कर दिया, और भी बैंक को उसके साथ मेल मर्ज कर दिया गया, तो उसको सपोर्ट दिया गया। उसी हिसाब से ये जो सरकार होती है एक नई नई योजनाएं लाती है, जिसको बोला है SDG। इसमें 17 पॉइंट क्या क्या रखा गया, गरीबी पहले कम करो, जो भूखे लोग उनको खाने दो, महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बराबर का सबका राइट है, अधिकार है। एक एक पॉइंट यही सब रखा गया है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए क्लीन एनर्जी होना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए, सैनिटाइजेशन होना चाहिए,
ये सारी बात इसमें रखा गया है। एजुकेशन अच्छी क्वालिटी होना चाहिए। डेवलपमेंट अगर किया जाए तो, अब डेवलपमेंट अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो अगर मान लीजिए रोड बनाते हो, पहले अगर पेड़ लगाओ, या पेड़ को अगर आप रास्ते पड़ता तो उस पेड़ को काटो मत, पेड़ को निकाल के पहले दूसरी जगह लगाओ, उसके बाद आप रोड बनाओ। उस तकनीकी जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग सही जगह में करो। इसीलिए सारी चीज़ें इसमें 17 पॉइंट का इंडिकेट किया, आप पढ़ लेना। इसमें पहली है गरीबी, दूसरा है हंगर, भूखे को खाना देना, फिर उसको खाना साथ साथ उसको एजुकेशन देना, एजुकेशन साथ साथ उसको अच्छी जॉब देना, और ये जॉब के साथ साथ अच्छे कंपनी में काम करना, पार्टनरशिप करना, बड़े से बड़े लोग एक देश से दूसरे देश के साथ जुड़े, इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन के तरीके से क्या करें, वैश्वीकरण अपना व्यवसाय शुरू करें। ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। उसको बोलते हैं SDG। ठीक है, अब इसमें जो हम पढ़ते हैं SDG, उसके बाद एक और था आपका MDG। ये भी याद रखना। ये था 2008 में लाया गया था, और इसका टारगेट कंप्लीट हो गया 2015 में। 2015 में जो है कंप्लीट हो गया। MDG में क्या था, टोटल इसमें 8 पॉइंट को रखा गया, तो वही सारी चीजें हैं, सब कुछ सेम वही है। बस इसमें क्या कर दिया गया, 2 पॉइंट जैसे महिलाएं हैं, तो महिलाओं में किसी प्रकार जैसे आजकल मातृत्व होती हैं, तो उनका मातृत्व को बचाना है। एक सही एज होना चाहिए शादी का। बच्चे हैं, छोटे बच्चे आजकल जैसे जन्म लेते मर, उनको बचाव रखना। पर्यावरण को भी ध्यान में रखना। इक्वालिटी, क्वांटिटी पे ध्यान रखना। इक्वालिटी मीन्स जैसे कि गुणवत्ता एजुकेशन देना। पर्यावरण के साथ साथ आप क्लीन एनर्जी, क्लीन वाटर, इस पे ध्यान रखना। ये सारी बातें इसमें है। बस क्या कर दिया, 8 पॉइंट है और ये जो 17 पॉइंट है, बस ये फर्क है। अच्छा, SDG, MDG, ये सब किसकी बात आ जाती है, डेवलपमेंट। ये मानव के विकास के लिए बना है। जब पर्यावरण अच्छा रहेगा तभी तो मानव का विकास होगा, तभी योजनाएं बनाएंगे। अगला इसी में आप पढ़ोगे क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल मीन्स होता है, जापान में लाया गया था। सन भी दे देता है 1990, 1992, 1993, अलग अलग डाटा दे देगा, आपको याद रखना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो लाया गया उसका क्या कारण था, जो कार्बन डेटिंग कार्बन होता है, उत्सर्जन होता है। जैसे आप मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगाते हैं, इंडस्ट्रियल लगाते हैं, तो फैक्ट्री में आप क्या करते हैं, ईंधन का प्रयोग करेंगे। भाई वहाँ पेट्रोल जलेगा, डीजल जलेगा, कोयला जलेगा। ये जो आप कार्बन उत्सर्जन करेंगे, ये कार्बन जब ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, ये एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जाएगा। तो वायुमंडल में इसको बेसिक 5 भागों में बांटा गया है। एक एक मंडल वो भी बता देते हैं, पहले समझा देते हैं। तो जो मंडल है, वायुमंडल में अगर मान लीजिए उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एथेन है, मेथेन है, प्रोपेन, हेक्सेन, ये बहुत सी जो गैसें हैं, अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा बढ़ जाएगी तो जो है एटमॉस्फेयर के पूरा जो लेयर है, अगर ये गर्म ज़्यादा हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा बनने लग जाएगी, तो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, जिसको फिल्टर कौन करता है, ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर टूट गया तो सूर्य से आने वाली जो किरणें उनको फिल्टर नहीं कर पाएंगे, तो मानव के पेड़ पौधे, जीव जंतुओं पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और पूरी जो ग्लोब है, जो पृथ्वी है, इसका जो ये लेयर है, जो गैस को ये क्या करती, पहले सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती थी, उस प्रक्रिया को बोलते थे एल्बिडो। अगर एल्बिडो वाला कॉन्सेप्ट बिगड़ गया तो पूरी पृथ्वी हो जाएगी गर्म। अच्छा, जब पूरी पृथ्वी गर्म होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज होगा। आप नहीं समझे, फिर से कर बताते हैं, ऐसे समझो। ये पूरी पृथ्वी है, ठीक। अब ये एटमॉस्फेयर है। अब मानव ने क्या कर दिया, इंडस्ट्रियल बढ़ाना शुरू कर दिया, व्हीकल ज़्यादातर हो गया। आज देखिए बहुत सी गाड़ियाँ, हर इतने जो व्यक्ति आज 50,000 30,000 कमाने लगता वो भी गाड़ी ले लिया। ठीक, अच्छी बात है, लो गाड़ी लो, कोई गलत बात नहीं है। घर में एसी लगना शुरू हो गया, फ्रिज आ गया। पहले लोग पंखे से, कूलर से काम चलाते थे, अब तो एसी के बिना नहीं रह सकते। अब वो जो एसी से आपका CFC गैस निकलती है, आपके फ्रिज से जो CFC गैस निकलती है, वो कहाँ पर जाएगी, वो जाएगी किसी वायुमंडल में। और जो ये वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, इसको 5 भागों में, लेयर में इसको डिवाइड किया, पढ़े होंगे आप लोग, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, सब जिसको बोलते हैं अधोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल, बहिर्मंडल।
अब उसी में जो मध्यमंडल के बीच में एक आता है ओजोन लेयर, ओजोन परत बोलते हैं। वही ओजोन परत क्या करती है, सूर्य की आने वाली किरणें को फिल्टर करती है। जैसे आप चाय बनाते हैं, चाय को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, छानते हैं। अगर चाय की छन्नी टूट जाए तो क्या होगा, चाय पत्ती भी साथ में आ जाएगी, तो चाय आप पी सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा, पी नहीं सकते। इसीलिए क्या करता है, ओजोन लेयर क्या करता है, सूर्य के आने वाली किरणें को फिल्टर करता है। एक तो हमें वो अच्छा काम कर रहा है। दूसरा, इसमें जो पृथ्वी ये जो लेयर है जो गैस का, ये गैस क्या करते हैं, इसमें आपका नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, प्रोपेन, हेक्सेन, बहुत सी गैसेस हैं, इसमें मिक्सचर है। अगर इन गैस की जो बैलेंस है, जो रेशियो है, किसी का 78 है, किसी के 21 है, किसी 25 है, जो रेशियो है, अगर उनका रेशियो बढ़ने लग जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो बढ़ के 15 8 हो गया, 50 हो गया, 50 मान लिया कि अप्रोक्स 50 हो 60 हो गया, 10 बढ़ गया, तो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इस वातावरण को और ज्यादा गर्म करेगा कि नहीं करेगा, गर्म करेगा। और जब ये गर्म करेगा तो हीट क्या करेगा, पृथ्वी के पास ज्यादा और आने लग जाएगा। और पृथ्वी के पास ज्यादा जब गैस की मात्रा आने लगे, पृथ्वी गर्म हो जाएगी, तो बोलेंगे ग्लोब जो है गर्म होने लग गया, पृथ्वी गर्म होने लग गया। अब पृथ्वी गर्म होने का कारण क्यों है, क्योंकि यही मानव है, यही पेड़ को काट रहा है, यही पर्वत को चीर रहा है, काट रहा है। आप वेस्टर्न घाट में चले जाइए, वहां पर देखिए, अभी बीच में फिर न्यूज आया था, लोगों ने पहाड़ों को बीच से चीर करके ऐसे वैसे करके अपने रास्ता बनाते हैं। उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो वेस्टर्न जोन मानसून आता था, पश्चिमी विक्षोभ जो मानसून आता था वर्षा का, उसका अनबैलेंस हो गया। उसी का इम्पैक्ट है। देखिए आजकल केरला में क्या हुआ, वायनाड में क्या हुआ, जबरदस्त बाढ़ है, जबरदस्त जो है लैंडस्लाइड हो गया, भूस्खलन क्रिया सबसे ज्यादा हो गई और बहुत से लोग लापता हो गए, हमेशा दुनिया से निकल गए। यही प्रक्रिया हमें समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें एनवायरनमेंट पढ़ना जरूरी है, जानकारी भी रखना चाहिए कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, वो कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। ठीक है, ये चीजें आपकी होती हैं पर्यावरण के बारे में बेसिक चीजें। तो जब आप मानव अच्छे रूप सारा काम करोगे तो एसडीजी भी अच्छा काम करेगा, एमडीजी करेगा, तभी आपका विकास होगा। अब इसमें हमें और क्या क्या पढ़ना है, और टॉपिक आता है आपका बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी मतलब किसी एक स्थान पे, पर्टिकुलर स्थान पे जब हर एक प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। जैसे इस एग्जांपल ले लो, आप बनारस में रहते हो, जैसे आप बनारस में रहते हो, तो बनारस में आप मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति ऑलरेडी तो रहता है, बिहार का व्यक्ति आ गया, ठीक, झारखंड का भी व्यक्ति आ गया, पूरे स्टेट के लोग आ गए, उसके बाद अमेरिका के लोग आ गए, अफ्रीका के लोग आ गए। तो आप ध्यान से देखिए, अभी अपने देश के लोग तो थे ही, अलग अलग देश के लोग अगर आ जाएंगे तो किसी की हाइट 7 फीट है, किसी की हाइट 4 फीट है, किसी की हाइट पता 9 फीट। आपको लगेगा ये क्या हो रहा है भाई, कोई 7 फीट, कोई 5 फीट, कोई चाइना से आ गया 4.5 फीट। आपको क्या दिमाग में आ जाए, ये अलग अलग डाइवर्सिटी क्यों देखने को मिल रहा है। ऐसे ही जीव जंतुओं की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कैसे, कोई एक बगीचा हो या एक पार्क हो, जो भी आजकल गवर्नमेंट अलग अलग अपना जोन बनाता है, चिड़ियाघर में जाओ, उस चिड़ियाघर में आप देखते होंगे बाघ है, शेर है, एलिफेंट, हाथी भी है, मोर है, डॉग भी है, बत्तख भी है। ये सब क्या है, एक प्रकार से डाइवर्सिटी है, उसी को बोलते हैं जैव विविधता। ठीक है, अब ये जैव विविधता हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हमें देखिए। जैव विविधता का मतलब वो हमारे इकोसिस्टम के, पर्यावरण के बेसिक आधार है। अगर आप सोचो, कब एक अच्छी बात आज बताते दोस्तों, लोग कहते भारत सपेरों का देश है। अरे भारत सपेरों का देश नहीं है, भारत कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश में क्या होता है, जब कृषि किया जाता था तो जो आप गेहूं उगाते थे, चावल उगाते हैं, जो आप मक्का उगाते हैं, तो उस फसल में क्या सबसे ज्यादा चूहे लग जाते थे। चूहे क्या करते, फसल को कुतर भी देते थे और खाते भी थे। तो किसान के लिए बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती थी। तो ये जो हमारे समस्याओं का हल करने के लिए जो बैठे थे नाग देवता, जिनको बोलते हैं सांप। अब ये खाली 2-3 सांप को छोड़ दो, बाकी सब जहरीले नहीं होते हैं। एक जैसे आप मानिए किंग कोबरा हो गया, और एक रसल वाइपर, ये सबसे खतरनाक। एक और होता है, एक और सांप है काला सा। तो ये 3 ऐसे वैरायटी हैं जो जहरीले, बाकी सब सांप जहरीले नहीं होते। ये करते क्या थे, किसान के जो खेतों में चूहे होते थे, उस चूहे को खा जाते थे।
तो इसीलिए बताया गया कि यहाँ के लोग सांप को पूजने लगे। पूजने मतलब उनको रिस्पेक्ट करने, इनको मत मारो, ये तुम्हारे एक मित्र हैं। इसलिए आप देखते होंगे पुरानी से पुरानी आप आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत से ऐसे मूर्तियां होंगी जैसे शिव बैठे तो उनके गले में सांप है। अब उसका ये मतलब नहीं था कि सांप उनको अच्छा लगता है तो पहन लिए, अच्छा नहीं, वो मानव के रक्षक के लिए आए हैं। भाई अनाज अगर रहेगा तभी तो आप खाओगे, और जब अनाजे नहीं खाओगे क्या? उसके पीछे ये लॉजिक था और लोगों ने उसको धर्म से जोड़े। अच्छी बात है, धर्म एक ऐसी चीज है, लोगों की आस्था होती है, जुड़ना भी चाहिए। वो जो आपके ही लिए बनाई गई है सारी चीजें। जैसे आप देखते होंगे कि बड़े से बड़े कोई पीपल का पेड़ है तो पीपल के पेड़ में लोग क्या करते हैं, रक्षा बांधते हैं, कलावा बांधते हैं। उसका ये मतलब ये नहीं है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, आप उसकी रक्षा करते हैं। जब उनकी आप रक्षा करें तो आपको रक्षा करेंगे। इसके पीछे ये लॉजिक है। इसीलिए कहना क्या चाह रहे थे दोस्तों, ये जो आप पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी में बेसिक चीजें, एक ही जंगल में या एक बगीचे में जो अलग अलग वैरायटी देखते हो, ये आपके पर्यावरण के रक्षक हैं। अगर मान लीजिए गिद्ध खत्म हो गए, आज देखिए गिद्ध क्या करते थे, जो सड़े गले मरे जानवर हो उनको खा के वो क्या करते थे, एक प्रकार से सफाया कर देते थे, बीमारियां नहीं फैलती थी। बहुत से जो चिड़िया होती है, बहुत से कीट को खा जाती है, जो मानव के फसल के लिए और मानव के साथ ज्यादातर बीमारियां ना फैले। ये पूरे इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं, वो तंत्र है। इसीलिए नेचर ने उसको बनाया है और मानव उसको बचाना चाहिए। मानव को आज मानव ने क्या उनको तमाशा बना दिया है। कोई उसमें तो सरकार बहुत सी चीज पर रोक लगा दिया कि सांप को नहीं मारना है, किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना है, क्योंकि उनको आपको बचाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो आप नहीं हो। ये बेसिक चीज हमें समझ। अब इसमें बायोडाइवर्सिटी की बात हम पढ़ते, इसमें हॉट स्पॉट क्या है, वेटलैंड क्या है और इकोटोन क्या है, इस चीज को समझते हैं। क्या क्या? वेटलैंड और उसके बाद हॉट स्पॉट, उसके बाद वेटलैंड हो गया, हॉट स्पॉट और इकोटोन बोलते हैं दोस्तों, इकोटोन। और ऊपर हमने लिख देते बायोडाइवर्सिटी। ये बेसिक जो चीज है इसको याद रखें। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी मतलब किसी पर्टिकुलर के किसी विशेष स्थान पे अलग अलग वैरायटी के जो जीव जंतु देखने को मिलते हैं, उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी एवं जैव विविधता। लेकिन जैव विविधता कहाँ देखने को मिलेगा? जहाँ जल होगा वहीं देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं वेटलैंड, जहाँ पर नमी होगा। वेट मतलब नमी, लैंड मतलब जमीन। जिस जमीन में नमी होगा, जल होगा, झील होगा, पानी की व्यवस्था होगा, वहीं पर ये सभी प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलेंगे। और जब ये ज्यादा देखने को मिलेंगे तो उस एरिया क्या बोल देंगे? हॉट स्पॉट रेंज। जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, हिमालय हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, ये सब क्या है? आपके हॉट स्पॉट रेंज है। और इसी रेंज के बाद हम फिर पढ़ते हैं इकोटोन। अब इकोटोन क्या होता है? इकोटोन मतलब जैसे जहां पर जल और स्थल दोनों मिलते हैं, तो वहां पर जल और स्थल के जीव जंतु और जल के जीव जंतु जो ये दूसरे क्या होते हैं, पूरक बन जाते। जैसे सपोज करके मछली है। अब मछली के लिए मान लीजिए मछली है, तो मछली को क्या चाहिए? काई होती है। अगर उसको काई मिल जाती है तो बढ़िया से क्या करती है? भोजन करती है और अपना शरीर का विकास कर लेती है। आपने सुना होगा ठंडी धारा और करंट धारा। जब ठंडी धारा और गर्म धाराएं, दो धाराएं मिलती तो वहां पर काई बनती है, और जब वो काई ज्यादा बनती है वहां मछलियां सबसे ज्यादा आती है। ऐसे आप देखेंगे पश्चिम जो आपका जापान एक देश है, सबसे ज्यादा मछली पकड़ता है और मछली का व्यापार भी करता है, मछली बहुत सी दवा भी बनाता है और अपनी अर्थव्यवस्था को भी उसी से मजबूत करता है। ठीक है, तो इकोटोन क्या करता है? उसी प्रकार से इकोटोन क्या होता है? जहां पर जल और जमीन दोनों मिलते हैं वहां सबसे ज्यादा इकोटोन देखने को मिलता है। जैसे लाइकेन बनता है, तो लाइकेन कहाँ सबसे ज्यादा बनेगा? कुछ स्थल पार्ट हो, कुछ जल का पार्ट हो। आप ऐसे कभी काल आप टुंड्रा प्रदेश जाओ या कभी आप जो है वेस्ट बंगाल जाइए, तो वहाँ पर आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा वहाँ पर आपको मिलेंगे, बहुत वैरायटी देखने को मिलेगा। वो जो वैरायटी होता है, जो समुद्र के किनारे 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 पेड़ कैसे सब लगे होते, तो क्या करता है
जल और जमीन दोनों को पा करके अपने आप को विकास कर लेता है। फिर वो क्या करता है, एक तो जमीन के रक्षक भी करता है और जीव जंतुओं भी बचाता है, उनके लिए हैबिटेट का काम करता है, निवास करता है। वहाँ पर बहुत से लोग मछलियाँ पकड़ने, मछलियाँ भी वहाँ उसमें आके रहती हैं। तो बहुत तरीके से आप इकोटोन पढ़ सकते हो, ठंडी धारा, गर्म धारा, जल जो है आपका जमीनी स्तर और जल का स्तर दोनों जहाँ मिलते हैं, ये भी एक आपका बनता है। मानव भी एक प्रकार से इकोटोन है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के लोग और दिल्ली के लोग के बीच में जो बॉर्डर बनेगा वही इकोटोन रेंज कहलाएगा। भाई यहाँ पर उत्तर प्रदेश दाल रोटी की सब्जी बन रहा है, अब दिल्ली में पता चला मटर पनीर बन रहा है, तो दोनों के लिए इकोटोन बन गया। ये भी खा सकते हो आप, इनके भी खा सकते हो, एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। इकोटोन बहुत अलग अलग तरीके से आप और भी आगे पढ़ोगे। जैसे देखते होंगे कोई, मान लीजिए ध्यान से अगर देखा जाए, आसाम में जाएंगे, जो जंगल एरिया है वहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं जिसको बोलते हैं गैंडा, गैंडा कहते हैं, उस गैंडे की आप देखते होंगे बड़े बड़े यहाँ पर उसके पूरे शरीर में कीड़े लगे होते हैं। तो ये जो चिड़िया होती है उसको खा लेती थी। एक प्रकार से वो भी इकोटोन भी हो गया और एक प्रकार से एक दूसरे के जो है पूरक भी बन गए। पूरक मतलब क्या, एक तो उस कीड़े को खा गई, उसकी शरीर सफाया हो गया, उसका पेट भी भर गया। ये सब पूरा जो सिस्टम होता है इसी से जुड़ा हुआ होता है। वहाँ पर बोलेंगे स्वापोषी, परपोषी, अलग अलग या एक दूसरे पूरक। कभी काल होता है कि हम दूसरे की भी रक्षा कर ले, अपना भी पेट भर ले। ये पूरा इन्वायरमेंट का पार्ट है, बट इसमें ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट में एक टॉपिक आपको और बता देते हैं, पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, यहीं पर आपका शुरुआत होगा। पिरामिड को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका नंबर सिस्टम पे कैसे सॉल्व करते हैं, दूसरा आपका आता है एनर्जी, तीसरा आपका बायोमास। तो नंबर सिस्टम संख्या के आधार पे, और उसके बाद एनर्जी ऊर्जा के आधार पे, और बायो मतलब जीव के आधार पे। अब जैसे समझ लीजिए एक पेड़ है, उस पेड़ पे पहला नंबर 1 आएगा पेड़, आपके भी काउंट करें, उस पर बहुत सी चिड़ियाएँ बैठी हैं। फिर उस चिड़िया में आपके बहुत से कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके पंख में। ये क्या होता है, एक पिरामिड बनाते हैं। अच्छा, ये इसका बेस ज़्यादा है, ऊपर जाके कम हो जाता है। फिर दूसरा बनाइए, तालाब है, तालाब में क्या है, बहुत सी मछलियाँ हैं, तो उनकी ज़्यादा दिखा दो। फिर उस मछलियों के ऊपर एक छोटी छोटी मछलियाँ, फिर उसके ऊपर एक बड़ी मछलियाँ हैं, तो क्या हो जाएगा, एक पिरामिड और बन जाएगा। ऐसे आप उसको पढ़ना, ध्यान से देखिएगा। तीसरा आपका आता है ऊर्जा का। अब जैसे घास है, घास को मान लीजिए कोई बकरी खाती है, तो 1000 एनर्जी था, उस एनर्जी को कोई बकरी खाई, तो बकरी कितना कंज्यूम की, 100 एनर्जी ले ली। अच्छा, उस बकरी को कोई शेर खाया, वो कितना कंज्यूम किया, तो एनर्जी क्या हो रहा, ट्रांसफर हो रहा, ऊपर जाएगा, तो उसका भी एक पिरामिड बन जाता। कभी पिरामिड सीधा बनेगा, कभी पिरामिड उल्टा बनता है। बस ये 3 तरीके से उसको पिरामिड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया, ICT हो गया, द पीपल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। आप ज़्यादा इसमें नहीं और बात करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे भी कंफ्यूज हो ही जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें ठीक नहीं है, उतना ही पढ़ो जितना समझ आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना होता है दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। लॉजिकल रीजनिंग बेसिक, इसमें जो टर्म है पहला आपका आता है स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अब स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, ऐसे आप एक स्क्वायर, ऐसे आप बनाओगे एक स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग पहला शुरुआत होता है इसमें। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग ये हो जाएगा। अब इसको बताते हैं। दूसरा आप इसमें पढ़ते हो, आप फैंसी ढूंढते हो, गलतियों को पता कराना, या डेनोटेशन पढ़ोगे, डेनोटेशन एंड कोडोनेशन, कोडोनेशन, ये बेसिक चीज है। तो स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, और उसके बाद डेनोटेशन, कोडोनेशन, और एक और इसमें आपका आता है फॉर्मल फैंसी। क्या है फॉर्मल फैंसी, क्या है, और इनफॉर्मल फैंसी क्या है।
ये फर्स्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग में, शुरुआती में पूरा चैप्टर मिलता है। एक एक समझते, पहले पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग में इसमें से आप बनाओगे तो एक पहला आपका आता है ए ई आई ओ। अब ये समझते क्या है, ए का जो संकेत दिया गया है इसको बोलते हैं ऑल। क्या बोलते हैं? ऑल। ठीक। आई का जो होता है इसको बोलते हैं सम, और ई का जो है कोड है इसको बोलते हैं नो। और नो मतलब अलग अलग ऐसे। ठीक है। सम का क्या होगा? ऐसे कुछ। और आपका ओ का जो होगा इस सम नॉट होगा, कुछ भी नहीं, या ये भी कह सकते हो नॉट, कोई कुछ भी नहीं। इस तरीके से पहले चार चीज को ए ई आई ओ। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है? अगर पूछा गया जैसे कि एग्जांपल दे देगा आल में कि आल मैन इज गॉड, अब दे दिया आल मैन इज गॉड। दूसरा दिया नो मैन इज नो गॉड। तो जब अगर ए और ई का रिलेशन देखा, इसको बोलते हैं कंट्राडिक्टरी। इसको बोलेंगे कंट्राडिक्टरी, कंट्राडिक्टरी या कंट्राडिक्टरी कहते हैं। ठीक है। अब आई और ओ का यहां, आई को बोलते हैं सम, जैसे यहां बोला ऑल मैन इज सम गॉड, तो एक मैन और गॉड का इसको बोलेंगे ये हो। दूसरा ओ का नो मैन इज नो गॉड, तो अगर इनका रिलेशन देखेंगे इसको बोलेंगे सब कंट्राडिक्टरी। क्या बोलेंगे? सब कंट्राडिक्टरी। ठीक है, ये बोलते हैं। और ए और इसका, ई और आई का, ए और ओ और आई और ई का जब रिश्ता हो इसका बोलेंगे कंट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं? कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन कहते हैं। ठीक है। यहां भी कंट्राडिक्शन, इधर का भी कंट्राडिक्शन। ठीक है। और ए और आई का अगर यहां से जोड़े इसको बोलते हैं सब अल्टरनेटिव। क्या बोलेंगे? सब अल्टरनेटिव। इसको बोलते हैं सब अल्टरनेटिव। इसको बोलेंगे सब अल्टरनेटिव। ये बेसिक चीज याद रखना, यही चीज हमें पेपर में पूछता है। तो अब जैसे इसमें कोई आपको स्क्वायर बना के दे दिया कि भाई एक, अब मान लीजिए कोई पॉइंट बना के दे दिया कि ऑल मैन इज गॉड, और दूसरा दे दिया नो सम मैन इज नॉट गॉड, तो पूछे क्या रिलेशन बनेगा? तो अगर ये डायग्राम याद है तो सीधे आप बोलोगे कंट्राडिक्शन। दूसरा पूछ लिया कि ऑल मैन इज गॉड, सम मैन इज गॉड, तो पूछेंगे ए और आई का क्या रिलेशन हो जाएगा? इसको बोलेंगे सब अल्टरनेटिव। ठीक है। अगला दे दिया कि सम मैन इज गॉड और सम मैन इज नॉट गॉड, तो आई और ओ का क्या रिलेशन बनेगा? इसको बोलेंगे सब कंट्राडिक्टरी। तो ये बेसिक चीज होता है आपका स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अगला इसमें हम फिर पढ़ते हैं कि आपका जो आता है कोडोनेशन और डेनोटेशन। देखो, कोडोनेशन किसी चीज का कोडिंग होना, अलग अलग तरीके से उसकी पढ़ना है, ऐसा समझ जाइए। डेनोटेशन पहले समझते, उसके बाद कोडोनेशन। डेनोटेशन जैसे मान लीजिए स्नैक, तो स्नैक क्या है? एक सांप है। आप मान लीजिए कहीं लिखा था स्नैक, आपने उसको समझ लिया सांप। अब कोई सांप का अलग अलग मतलब निकालना शुरू कर दे, ये तो मान लीजिए आपने रात को सोए, बढ़िया आपने सपना देखा सांप, पहले क्या देखा? सांप। अब सांप के जो है अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग मतलब निकाल रहे। क्या मतलब? कि भाई ये धन का प्राप्ति है, लक्ष्मी जी की प्राप्ति है, महादेव का दर्शन है। तो ये आपका क्या कर रहे हैं? उसको अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन कर रहे हैं। अर्थात डेनोटेशन अगर स्नैक हुआ तो कोडोनेशन उसकी क्या हुई? अलग अलग परिभाषाएं हो गई, अलग अलग मीनिंग हो गया। तो ये इसका अर्थ है, और ये इसका क्या है? अर्थ का भावार्थ हो गया। अलग अलग बहुत सी मीनिंग निकालना, बस यही चीज समझना था, बेसिक चीज। ठीक है।
तो जैसे स्नैक आपने पढ़ा, स्नैक, और इसका अर्थ निकालने लग गए धनकुबेर, महादेव, शिव जी, पार्वती, इस तरीके की सारी चीज जब आप अर्थ निकालते हैं तो उसको बोलते हैं कोडोनेशन। ठीक है। अब अगला टॉपिक है फॉर्मल फैंसी और इनफॉर्मल फैंसी। फॉर्मल फैंसी मतलब ऐसे समझिए क्या है, फॉर्मल जो दिखता है, जैसे गलतियां, जब जैसे आप मान लीजिए कोई चीज लिखे, टाइप कर दिए, कोई बाय मिस्टेक स्पेलिंग गलत हो गया, ये दिख रहा है भाई ये गलती है, ये फॉर्मल फैंसी है। आप झूठ क्यों बोल रहे हो, कहते नहीं आप झूठ क्यों बोल रहे हो, जो चीज उपलब्ध है उसके बारे में क्यों चर्चा करते हो, तो बोलते हैं फॉर्मल फैंसी है। और जो चीज आपको पता चला तो जिसको आप जांच मतलब पहले जानते हुए गलती करते हो फॉर्मल फैंसी, और जिनके बारे में बिल्कुल नहीं पता था गलती, वो बोलता है इनफॉर्मल फैंसी। बस यही फर्क होता है, फॉर्मल फैंसी क्या और इनफॉर्मल फैंसी क्या है, गलतियों को पता करना। अब इसमें हमें और क्या क्या पढ़ना होता है, अगला इसी में आपका लॉस का रीजनिंग आता है टॉपिक कि परमिसेस 1 परमिसेस 2 करके इसे लिख देगा। अब यहां पर लिख दिया कि ऑल मैन इज गॉड, ऐसे करके लिख दिया। ठीक। अब फिर दूसरे में लिख दिया मैन इज नो गॉड, ऐसे कोई आप दो परिभाषा है, परमिसेस 1 परमिसेस 2। अब ध्यान से देखिए ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों में है। आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट सब ध्यान रखना है। यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं कि बताइए मिडिल टर्म क्या है, माइनर टर्म क्या है और मेजर टर्म क्या है। तो कहते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो, मैन यहाँ भी है, मैन यहाँ भी है, गॉड यहाँ भी है, गॉड यहाँ भी है, तो बोलेंगे क्या है, कहेंगे भाई ये तो मिडिल टर्म है। लेकिन फिर पूछेंगे ऐसा कौन वर्ड है जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो बोला गया आल जो है इसमें तो दिया है लेकिन नो इसमें दिया है। तो जो एक इसमें है और इसमें अलग अलग है, तो जो फर्स्ट में इसको बोलेंगे माइनर टर्म और जो सेकेंड लाइन होगा इसको बोलेंगे मेजर टर्म। ये भी तरीका है ढूंढने का, पता करने का। सपोज करो इसे लिख दिया माउंटेन, पर्वत लिख दिया और फायर लिख दिया, ठीक है, और स्मोक लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कोई एक पर्वत है, पर्वत के पीछे आग लगी है, तो आग क्या है, अब फर्स्ट लाइन में मान लीजिए तो आग क्या है आपका, पर्वत तो दिख रहा है लेकिन स्मोक क्या है, तो पहले क्या दिखेगा स्मोक, स्मोक क्या होगा आपका, पता करिए, मेजर यही है भाई, पता चल गया। लेकिन माइनर क्या होगा आपका फायर, और मिडिल क्या होगा माउंटेन। ये बेसिक चीजें आपको बेसिक समझना है, मिडिल टर्म क्या है, माइनर क्या और मेजर टर्म क्या है। अगली बात करते हैं, ये बड़ा कंफ्यूज करता है टॉपिक बहुत से लोग को, डिडक्टिव और इंडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग बारे में पढ़ते हैं। डिडक्टिव और इंडक्टिव, ठीक है। देखिए डिडक्टिव और इंडक्टिव में क्या होता है, जब आप जैसे रिसर्च टॉपिक पढ़े होंगे, जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल, क्वांटिटेटिव क्या है क्वालिटेटिव, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम रीजनिंग पढ़ते हैं डिडक्टिव, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, डिडक्टिव क्या होता है, इसको बोलते हैं जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल टू पर्टिकुलर, और इसको बोलते हैं पर्टिकुलर टू जर्नल। ये क्या बात कहता है इसको समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप किसी गांव में 100 लोग बैठे हो, तो सबको एक दूसरे को जानते हो, बोलेंगे क्या है ये जनरल सी बात, हम सबको जानते हैं। लेकिन अब उसी में से कोई एक व्यक्ति डॉक्टर बन गया तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर हो गया। तो जर्नल में से कोई एक व्यक्ति विशेष अगर पता चल गया कि ये डॉक्टर हो गया, तो उसको बोलेंगे डिडक्टिव। अब इसी चीज को उल्टा कर दो कि पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई एक डॉक्टर बना था
अब पूरे गांव में जो है उसकी चर्चा हो गई, सब लोग जान गए, तो बोलेंगे पर्टिकुलर टू जनरल। बस ये चीज होता है डिडक्टिव और इंडक्टिव। लेकिन हमें डिडक्टिव में आगे पढ़ना क्या है? डिडक्टिव में जब पढ़ते हैं, पहला होता वैलिड, दूसरा होता इनवैलिड, वैलिड में हम पढ़ेंगे साउंड एंड अनसाउंड, दूसरा इनवैलिड में होगा अनसाउंड। अभी साउंड, अनसाउंड, वैलिड, इनवैलिड ये क्या हो गया? ये कहता है जैसे कोई मान लीजिए परमिसेस वन एक लाइन लिखते हैं, मान लीजिए मैं फर्स्ट लिखा कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, ऐसे लिख दिया गुड बॉय, ठीक। दूसरे लाइन में लिख दिया ऑल बॉयज इज गुड, बस इतना लिख दिया। अब इसमें आपको ढूंढना क्या है कि एक बात बताइए, राम इज ए गुड बॉय, तो राम एक पर्टिकुलर नाम ले लिया, लेकिन ये कह रहा ऑल बॉयज इज गुड। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो ऑल वाली बात हो गई, ये तो सभी बच्चों की बात कर दिया, लेकिन राम की अगर बात करते एक विशेष की बात कर रहा है। ये चीजें हमें यहाँ से पता करना है। अब पता क्या करना है? साउंड और अनसाउंड। साउंड में किसका नाम? गुड, चलिए भाई। सेकंड में भी गुड, ठीक है भाई। अब कहता वैलिड कौन है? राम के पर्टिकुलर नाम लिया गया, लेकिन यहाँ भी बॉय है, यहाँ भी बॉय है। इसका मतलब है परमिसेस वन, परमिसेस टू दोनों अगर ठीक है तो बोलेंगे वैलिड की बात कर, राम की बात किया, राम इज ए गुड बॉय, तो कहेंगे भाई ये डिडक्टिव। लेकिन डिडक्टिव कैसे पता चलेगा? डिडक्टिव का मतलब थोड़ा मैं उल्टा कर दिया, ऐसे कर देते हैं कि जो इसको परमिसेस वन लिखते हैं, परमिसेस टू, ऐसे समझ। अब ऑल बॉयज इज गुड बॉय, ऑल मतलब सभी, जनरल सी बात हो गई जो सभी पे लागू होता है। लेकिन पर्टिकुलर नाम किसका लिया गया? एक विशेष लड़के का, राम का। ये हो जाता है आपका डिडक्टिव। अब इसी चीज को आप पलट दो, अगर यहाँ लिख के आ जाए, जैसे अब इसी चीज को पलट दो कि यहाँ पर परमिसेस वन ए कर दिया, परमिसेस टू ए कर दिया। अब क्या कह रहे? राम इज ए गुड बॉय, ऑल बॉयज इज गुड। ये आपको हो जाता है इंडक्टिव। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर से अब चीजें किधर को जा रही हैं? जर्नल की तरफ। ये चीजें याद रखना। लेकिन इंडक्टिव में क्या क्या चीज, वही चीजें हैं। यहाँ पर क्या है, क्या क्या ढूंढना पड़ता है कि स्ट्रॉन्ग क्या है, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर राम का नाम लिया जा रहा है। वैलिड क्या चीज इसमें? स्ट्रॉन्ग के बाद कॉन्जेंट किस चीज का? गुड की बात कर रहा है। लेकिन और क्या इसमें? बॉय की बात कर रहा है। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस कर करके सीखना पड़ेगा, और ये चीजें जब पेपर आता है तो प्रैक्टिस करना ही पड़ता है, ठीक है। ये चीजें आपका हो गया डिडक्टिव और इंडक्टिव। अब तीसरा टॉपिक हम बात करते हैं वेन डायग्राम लॉजिकल रीजनिंग। अब वेन डायग्राम लॉजिकल रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम लॉजिकल रीजनिंग हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसको भी समझते हैं। देखिए वेन डायग्राम में जो होता है, ऐसे दे देगा आपका वेन डायग्राम। ऐसे मान लीजिए सर्कल बना दिया, एक स्क्वायर ऐसे कोई बना दिया, और इसी में ट्रायंगल बना दिया ऐसे। अभी किसी का एक का मान लीजिए डॉक्टर दे दिया, DR कर दिया, किसी के इंजीनियर EG कर दो, ठीक, और किसी को एक्टर कर दिया, ठीक है। अब पूछा गया, अब इसे नंबर दे दिया गया 2, 3, 4, 5 ऐसे दे दिए। अब पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से नंबर है, कौन सी एक संख्या है जो डॉक्टर, इंजीनियर और एक्टर तीनों को डिनोट करता हो, बताता, संकेत देता हो, उसको बोलेंगे 4 नंबर अर्थात 4। ये क्या कर रहा है? तीनों को बता रहा है कि तीनों जो है किस में आते हैं? 4 नंबर में आते हैं, जो कॉमन की बात कर रहा है, संकेत दे रहा है। फिर पूछ लिया ऐसा कौन सा नंबर है जो इंजीनियर और डॉक्टर को डिनोट कर रहा है, तो 3 नंबर है। फिर पूछ लेगा कभी का क्वेश्चन, ऐसा कौन सा नंबर है जो
सिर्फ डॉक्टर को डिनोट कर रहा है तो आपका 2 नंबर है। ये आपका होता है डायग्राम लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, कभी कभी इसमें नंबर परसेंटेज के आधार पर देता है, जैसे ये 40 दे दिया ऐसे बना देगा, ये 50 बना दिया। ठीक, अब पूछेगा अब 40 और 50 का तो 90 हो गया, तो पूछे 10 नंबर आपको कंफ्यूज कराएगा, वो किस में पाया जाएगा, तो बोल लो भाई 10 नंबर ये हो जाएंगे बस। अगर दे दिया 40% डॉक्टर है, 50% इंजीनियर है, तो बताइए एक्टर कितने परसेंट है, इसका मतलब 10% है भाई। 100% किसी चीज़ का एज्यूम करके चलता है बस। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको क्या करता है, पूछ लेता है। अब ये जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका आता है इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना होता है दोस्तों? इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में हमें पढ़ना होता है 2 पॉइंट को अच्छे से समझना। एक होता आपका है ऑर्थोडॉक्स और एक होता आपका ऑर्थोडॉक्स और हेथोडॉक्स। ये क्या है? ये इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। ऑर्थोडॉक्स में क्या होता है? जो गॉड में, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वेद को मानते हैं। जैसे आप देखिए हिंदुज्म में, जैन आप देखते होंगे कि वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, मंडल, 10 मंडल। उसके बाद आप श्लोक 16 आपके जो पुराण भी अलग अलग, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, समुद्र पुराण, पता नहीं क्या दुनिया बहुत से हैं, 18 पुराण है। ये जो आप इसको पढ़ते हैं, जो गॉड में विश्वास, उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। हेथोडॉक्स वो होता है जो गॉड में बिलीव नहीं रखते। इनमें आते हैं आपका जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक, आजीविका। अब इनमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है? क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जैसे आप दे दिया हीनयान, महायान, नवयान, वज्रयान, थेरवान, ये सब चीजें पूछे किसका ब्रांच है, तो आपको याद करना चाहिए ये बुद्धिज्म का है। फिर दे दिया श्वेतांबर, दिगंबर, ये किसका पार्ट है, तो आप कहोगे ये जैनिज्म के हैं। तो आप जब पढ़ोगे तभी पता होगा। फिर पूछ लेगा ऐसा कौन सा कथन किसने कहा कि ऋण लेके घी पियो, अपनी जिंदगी बढ़िया जियो, ऐसी बात कहते हैं कि ऋणम घृतम पीबते, ऐसे करके उनका अपना श्लोक है। तो बोले महर्षि एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, क्यों कहा? बोला कि अगर जीवन आज है कल का पता नहीं है, जो खाना जो पीना है अपनी ज़िंदगी ये बढ़िया जियो, कल कोई नहीं देखा, आज ही में जीना शुरू कर दो। एक होता आजीविका। आजीविका कहता है जो आपके जीवन में जो आपको लिखा होगा, जहाँ पर आपको जाना होगा, जहाँ की नौकरी होना होगा, या कि जिससे आपका घर बसेगा, या जहाँ पर आपको कौन बॉस बनेगा, किस कंपनी में आप करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, प्राइवेट करेंगे, जो भी आपके जीवन में जितना लिखा है और डेस्टिनी मंजिल है, कौन कहता है? चारवाक और आजीविका। ये बेसिक चीजें याद रखना। मैं एक समरी तरीके से बात करिए, ज़्यादा इसमें आप डीपली नहीं जाना। फिर उसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है परमाणा। परमाणा मीन्स किसी चीज़ का प्रत्यक्ष रूप से पता होना। अब परमाणा, जैसे अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ तो प्रमाण बताओ, आपने तो कह दिया, मुँह से कुछ भी गपोड़ दिया, ऐसा नहीं, आप प्रमाण दिखाओ, सबूत दिखाओ। तो कहते हैं प्रमाणा के लिए लॉजिकल रीजनिंग में 5 पॉइंट को अच्छे से याद रखना। जैसे होता प्रत्यक्ष, आपके सामने कोई ऐसी घटना दिख गई, आप जा रहे थे कि हाँ ये व्यक्ति ने चोरी किया, मेरे सामने ही बटुआ मार रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है, ये किया है देखो, या इनको चोट लग गया देखो, इनको पैरों में चोट लगे, घाव दिख रहा है। ये प्रत्यक्ष रूप से जो बातें होती हैं उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। दूसरा होता है अनुमाना। आप अनुमान लगा रहे हैं, बादल को देख लिया, आपने अनुमान लगाया कि देखिए बारिश होगी, आप कैसे पता चला? अगर बारिश हो गई, हाँ अनुमान लगाया सही था, बारिश हो गई। उपमाना, किसी चीज़ से किसी से कंपेयर करना, तुलना करना। अब कंपेयर करना, जैसे किसी की शक्ल किसी की शक्ल से मिलाना। देखिए जस्ट ये जो व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति मैंने देखा है, ये जो व्यक्ति जैसे बात करता है सेम टू सेम ऐसे वो भी व्यक्ति बात करता है। किसी से किसी का कंपेयर करना, उसको बोलते हैं उपमाना, कंपेयर करना। अर्थपट्टी, किसी भी चीज़ का अर्थ निकालना, मतलब निकालना। अब मतलब कैसे निकालना? आप जा रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति काला कोट पहना है या कोई टोपी लगा के जा, आपको लगेगा ये नेताजी है और ये वकील साहब जी हैं, ये मिलिट्री का वर्दी पहने, ये जो है सैनिक है, ये पुलिस का वर्दी, ये जो है पुलिस है। तो उनके ड्रेस से, उनके भाषा से। अब जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए
मराठी बोलता है तो आप कहेंगे इनकी भाषा से लगता है ये मराठी है। कोई हिंदी सही बोला, अच्छा आप यूपी से हैं। कोई भोजपुरी बोलता है, अच्छा आप बिहार से हैं। कोई बंगाली बोलता है, अच्छा बंगाल से हैं। तो उनकी क्या होता है, हम क्या करते हैं, अर्थ भी निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ें शब्द, एक होता है शब्द, आपने कोई चीज़ शब्द कोई लिख करके, कोई बता करके जो चीज़ संकेत रूप में समझा तो उसको बोलते हैं शब्द। अगला टॉपिक लास्ट आपका आता है अनुमान। अनुमान भी हो गया। फिर आता है टाइप्स ऑफ अनुमान। टाइप्स ऑफ अनुमान बेसिक दो भागों में बांटा गया है। एक होता है व्याप्ति, दूसरा हेतुवाभास। व्याप्ति मीन्स होता है जब किसी चीज में रीजन है, कारण है, छुपा है, हमें पता है किसमें कि रीजन दिख रहा है। आप मान लीजिए पानी गर्म करते हैं तो कारण क्या हुआ गर्म होने, उसमें हीट का होना। पानी ठंडा हो गया मतलब वो कोल्ड हो गया, उसमें एनर्जी क्या हो गया, डाउन हो गया। कोई व्यक्ति गुस्से में है तो इसका मतलब कोई न कोई कारण होगा तभी तो गुस्सा किया होगा। किसी को आप परेशान किए होंगे तभी तो दुखी हुआ होगा। तो जो उसमें व्याप्ति मतलब जिसमें रीजन कारण छुपा होता है। हेतुवाभास मीन्स होता है सभी विचार, इसको बोलते हैं किसी भी चीज़ का अलग अलग विचार। अब इसमें अलग अलग आप पढ़ोगे, फिर वही टर्म है माइनर टर्म, मेजर टर्म, मिडिल टर्म। लेकिन इसको अलग तरीके से और बांटा गया, जैसे बाधित किसी चीज़ को बांध के, विरुद्ध किसी प्रति विरुद्ध, अलग अलग चीज़ों समझना, सत्य प्रतिपक्ष 100% जो सत्य दिखना। तो ये सारी चीज़ें आपको होता है हेतुवाभास। तो ये समरी तरीके से मैंने सारी चीज़ें बात किया। दोस्तों आज इतना ही है। कल आप शुरू करेंगे, अगला टॉपिक आपका रहेगा जिसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अर्थात कॉमर्स चैप्टर के बारे में एक एक करके पूरा 3-4 वीडियो ऐसे कंप्लीट बनाएंगे, जोड़ जोड़ करके पढ़ते रहेंगे, समरी तरीके से समझते रहेंगे। तो आज इतना ही है, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए। और जिनका पेपर करीब आ रहा है उनके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और मस्त अपना पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छा ही होगा, अच्छा सोचिए। ठीक है, जय हिंद।